एपिसोड 11। सरिता मिली ईवा से। क्या आनंद चौंक गया क्योंकि मनन खुद किसी से मिलना चाहता है, ये किसी अजूबे से कम नहीं था। मनन कार से निकल चुका था, पीछे से आनंद चिल्लाया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस आने वाली है, उसका क्या? वैसे कार तो ये आनंद की थी, लेकिन ड्राइव मनन कर रहा था। आनंद की बात सुनकर मनन ने येलो कार में बैठे लड़के को घूरा। उस लड़के की घिघी बंध गई। लड़के के हाथ टैटू से भरे पड़े थे, बाल कलर थे, वो अमीर बाप की बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने पहले तो रेड कार को पीछे से टक्कर मारी, फिर सॉरी कहने की जगह अपनी गलती होने के बावजूद पैसों के दम पर ट्रैफिक पुलिस को भी बुला लिया। उसे लगा सामने वाला उसका नाम सुनकर ही डर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने मनन को देखा उसके तोते उड़ गए। इससे अच्छा तो वो यहाँ से भाग जाता, कहाँ इस शैतान से पंगा ले लिया। दादी माँ ईवा के साथ हवेली के लिविंग रूम में आई। वहां सरिता बैठी थी। राघव जी के 2 छोटे भाई थे और उनके अपने भाइयों से अच्छे संबंध थे। सरिता बीच वाली बहू थी, वो पहले एक्ट्रेस थी और उनकी लव मैरिज हुई थी। सरिता को हमेशा यही लगता था कि उसके पति को बिजनेस में कम हिस्सा मिला है और राघव को ज्यादा। ऊपर से ये ईवा, वो ईवा से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि ईवा दादा दादी की लाडली थी। सरिता को डर था कहीं उसके सास ससुर अपनी सारी संपत्ति और ये हवेली ईवा के नाम ना कर दे, इसलिए वो अपने छोटे बेटे सोमित को अक्सर यहाँ लाती रहती थी, जिससे सोमित अपने दादा दादी का लाडला बना रहे। सोमित इस समय दादाजी के साथ स्टडी रूम में था। ईवा को देखते ही सरिता ने होठों पर मुस्कान बिखेर ली। मन में चाहे जो हो, लेकिन वो एक्ट्रेस थी और एक्टिंग करना अच्छे से जानती थी। ईवा, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, कहते हुए सरिता ने ईवा का हाथ पकड़ लिया। ईवा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन सरिता छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी फेवरेट चाची हूं ना। तुम्हारा मूड खराब है? किसी ने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ, चाची तुम्हारी हेल्प करेंगी। आज सरिता को ईवा का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। इससे पहले ईवा उसके बहुत क्लोज थी। सरिता उसे चने के झाड़ पर चढ़ाती थी। वो चाहती थी ईवा बिगड़ जाए, जिद्दी हो जाए और गलतियां करें, तभी तो वो परिवार में सबकी नजरों से गिरेगी। सरिता ईवा को ज्यादा पढ़ने से भी मना करती थी। उसका कहना था, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप भाई तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा पति खर्चा उठाएगा और तुम्हारे दादा दादी की सारी संपत्ति भी तुम्हें मिलेगी, जिससे तुम्हें पूरी जिंदगी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईवा के रूखे व्यवहार ने आज उसे डरा दिया था। ऐसे तो ईवा उसके हाथ से निकल जाएगी, फिर उसके इरादों का क्या होगा? सरिता फिर आगे बढ़ी तो ईवा पीछे हट गई। साफ था वो सरिता से कोई बात नहीं करना चाहती थी। सरिता कुछ बोलती उससे पहले ही दादी माँ ने उसे डांट दिया, क्यों परेशान कर रही है बच्ची को? जब उसका मन नहीं है तो दूर रहो। दादी माँ को अपनी सभी बहुओं में सरिता पसंद नहीं थी। बाकी की 2 बहू उन्होंने खुद पसंद करी थी, लेकिन सरिता को उनके बेटे ने पसंद किया था। लेकिन दादी माँ को इससे भी कोई आपत्ति नहीं थी, उन्हें नाराजगी थी सरिता के स्वभाव से। सरिता के साथ उन्हें कभी अपनत्व की भावना नहीं आती थी। ये औरत चालाकियों से भरी पड़ी थी, पर इसका मतलब यह नहीं था वो सरिता को परेशान करती थी या उसे अपनाया नहीं था। ये उनके बेटे की जिंदगी का निजी फैसला था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ईवा को तो उनके बेटे भी डांटने की हिम्मत ना करें। फिर ये सरिता क्या चीज है? सरिता का चेहरा काला पड़ गया। दादी माँ ने थोड़ा धैर्य से समझाया, अभी ईवा को अपने एग्जाम का स्ट्रेस है, जब वो बेहतर महसूस करेगी तब तुमसे बात करेगी। अच्छा ईवा बेटा, तुम्हें पढ़ाई पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना तुम्हारे लिए। सरिता फिर ईवा को देखकर मुस्कुराई, लेकिन ईवा ने उसे इग्नोर किया और दादी माँ की तरफ देखकर मासूमियत से अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, भूख लगी है। दादी माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत सर्वेंट को आदेश दिया,
जल्दी खाना लगाओ, मेरी गुड़िया रानी को भूख लगी है। दादी माँ ईवा को लेकर चली गई। सरिता दांत किटकिटाने लगी। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं राधा की तरह अमीर खानदान से नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सरिता हूँ। अपने बेटे को मैं उसका हक दिलवा कर रहूंगी और इस ईवा को तो मैं कभी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। खाने के पहले सरिता बहाना बनाकर बाथरूम गई और एक कॉल लगाया। दूसरी तरफ से जल्द ही किसी ने कॉल पिक कर ली। ये थी माथुर फैमिली की मेड लतिका, कामना की माँ। जी मेम साहब, ये ईवा को क्या हुआ है? इतनी बदली हुई क्यों लग रही है? मुझे नहीं पता मेम साहब, मैं तो समर बाबा के पास हॉस्पिटल में हूँ। मुझे ईवा बेबी को देखने का समय ही नहीं मिलता। तुम वो काम कर रही हो ना? समर को बताया है ना कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो कभी ठीक नहीं होगा। जी मैम साहब, मैं उन्हें याद दिलाती रहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं उन्हें सब याद ना आ जाए। मैंने डॉक्टर से सुना है इंसान जब घबराहट में होता है तो कुछ यादें भूल जाता है, लेकिन जब वो शांत हो जाता है वो यादें वापस आ सकती है। कहीं समर बाबा को याद ना आ जाए कि उन्हें ईवा बेबी ने धक्का नहीं दिया। तुम ज्यादा डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी इतने दिन हो चुके हैं, अगर उसे कुछ याद आना होता तो आ जाता। उन दोनों में लड़ाई तो हुई थी ना। समर को बस यही लगेगा उसकी बहन कितनी निर्दयी है। सबसे पहले तुमने उसे देखा था तो वो तुम्हारी ही बात पर यकीन करेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एपिसोड 12, मनन आया ईवा से मिलने। तुम ज्यादा डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी इतने दिन हो चुके हैं, अगर उसे कुछ याद आना होता तो आ जाता। उन दोनों में लड़ाई तो हुई थी ना। समर को बस यही लगेगा उसकी बहन कितनी निर्दयी है। सबसे पहले तुमने उसे देखा था तो वो तुम्हारी ही बात पर यकीन करेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेम साहब, मैं क्या कहती हूँ, अब बस करते हैं। ईवा बेबी को अपना सबक मिल चुका है और बड़े साहब ईवा के पापा भी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने मेरी बेटी को भी अपने घर में जगह दी और मुझे तनख्वाह भी अच्छी देते हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। सरिता की आवाज कठोर हो गई। बहुत दया आ रही है। मत भूलो तुम्हारी बेटी जो इतने बड़े कॉलेज में ईवा के साथ पढ़ रही है वो मेरी बदौलत है। मैं वो खर्चा देती हूँ। और ये नौकरी तुम्हें किसने दिलाई थी? मैंने। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाना। ये सुनते ही जैसे लतिका जड़ हो गई। उसकी बेटी कामना सुंदर थी, पढ़ने में होशियार थी, उसकी वजह से वो अपनी बेटी का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकती थी। कामना उसकी कमजोरी थी। ठीक है मेम साहब, मैं आपका साथ दूंगी। ये सुनकर सरिता के चेहरे पर विजयी मुस्कान छा गई। उसने अपनी आवाज मीठी करके कहा, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। अपनी बेटी के बारे में सोचो, आज वो बड़े घर के बच्चों से मिलती है, दोस्ती करती है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन तुम्हारे कारण उसके सपने बिखर सकते हैं। फिर तुम जिंदगी भर पछताओगी। अब मैं रखती हूँ, कोई खबर हो तो बताना। जी मेम साहब। फोन काटकर सरिता बाहर निकल गई। इस लतिका का भी कोई भरोसा नहीं है। अब जो करना है मुझे ही करना होगा। ईवा पहली बार सोमित से मिली थी। सोमित ईवा को देखकर मुस्कुराया। सोमित समर की उम्र का ही था। समर और सोमित भाइयों में सबसे छोटे थे। सरिता के विपरीत सोमित अपनी बहन ईवा को बहुत प्यार करता था। बचपन में भी ईवा एकदम डॉल लगती थी। वो उसके साथ खेलना चाहता था, लेकिन घर में छोटा होने के कारण उसे मौका ही नहीं मिलता था। वो सिर्फ दूर से ही देख पाता था कैसे बड़े भाई ईवा के साथ खेल रहे हैं। आज जब ईवा उसके सामने है और कोई भाई भी नहीं है, इस सोमित खुशी से फुला नहीं समा रहा था। ईवा भी सोमित को देखकर मुस्कुराई। सोमित ईवा के पास ही बैठा था और उसे अलग अलग डिश सर्व कर रहा था। ईवा, और खाओ, तुम कितनी कमजोर लग रही हो। सरिता भी बीच में बोली, हाँ ईवा, ज्यादा खाओ, तुम्हें अपना फिगर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब चीजों पर बड़े होकर ध्यान देना। सरिता चाहे कुछ भी बोलती, ईवा चुपचाप अपना खाना खा रही थी।
थक-हार कर सरिता चुप हो गई। उसे अब ईवा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खाने के बाद सभी बाहर गार्डन में चाय पीने बैठे थे। दादाजी को गार्डनिंग का बहुत शौक था। पूरा बगीचा हरियाली से भरा हुआ था और फूलों की खुशबू आ रही थी। गार्डन के बीच में लकड़ी का फर्नीचर था जहां सभी बैठे थे। ईवा, देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सोमित ने ईवा को अपने हाथ आगे करके दिखाए। अपने हाथ को आगे पीछे दिखाने के बाद सोमित ने अपने हाथों की हथेलियों को बंद किया और जब वापस खोला तो वहां एक लाल गुलाब का फूल था। फिर उस गुलाब में लाइट चमकी और उसकी जगह अब हाथों में कीचेन थी। सोमित ने की चेन ईवा को दे दी। तुम्हारे लिए गिफ्ट। ईवा ने की चेन देखी। वैसे उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी, लेकिन सोमित उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, इसलिए ईवा मुस्कुरा दी। थैंक यू। सोमित बहुत खुश हो गया। ईवा कितनी क्यूट है। मैं उसके लिए और भी क्यूट गिफ्ट लाऊंगा, वो खुश हो जाएगी। सोमित अब अच्छी जादूगरी करने लगा है, दादाजी ने कहा। सोमित के बचपन का सपना था जादूगर बनना। दादा दादी को इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सरिता इसके लिए राजी नहीं थी। सरिता के 3 बेटे थे। दोनों बड़े बेटों में से एक भी बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं था। वो दोनों तो बड़े हो गए थे, लेकिन सोमित को वो किसी भी तरह बिजनेस कराना चाहती थी। सोमित बेटा, अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा टीचर ढूंढूंगा जो तुम्हें मैजिक सिखाए, दादाजी ने कहा। सोमित बहुत खुश हो गया। थैंक यू दादाजी। चुप कर तू, सरिता ने डांटा। फिर दादाजी से बोली, डैड, आप कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैजिशियन बनकर अपने टैलेंट का वेस्ट ही होगा। नहीं सरिता, तुम गलत सोच रही हो। पढ़ाई भी सोमित के काम आएगी, लेकिन मैजिशियन बनने का टैलेंट हर किसी में नहीं होता, दादी माँ ने कहा। सरिता दांत किटकिटाने लगी। आपका क्या है? आपके तो 3 बेटे बिजनेस में हैं, इतने सारे पोती पोते खेल रहे हैं, लेकिन मेरे एक भी बेटे को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये नहीं कमाएंगे तो क्या मैं अपने भतीजों से भीख मांगूंगी? तभी एक मेहमान की एंट्री हुई, मनन ओबरॉय और आनंद शर्मा। दादाजी खुद उन्हें लेने गए। बैठो बेटा, दादाजी ने कहा। मनन की नजर सिर्फ ईवा पर थी। वो उसके सामने बैठ गया। उसके बराबर में आनंद बैठ गया। मनन की नजरें अपनी बहन पर देखकर सोमित को मनन पर गुस्सा आ रहा था। सबको पता था मनन एक प्लेबॉय है। वहीं इतनी उम्र में भी मनन को देखकर सरिता की हार्टबीट तेज हो गई। ये तो वो जानती थी मनन बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मनन इतना हॉट एंड हैंडसम है। वहीं ईवा के विचार थे कि उसने उस दिन मनन को समझने में गलती कर दी। उसे लगा वो कोई जरूरतमंद है, लेकिन जिसके पीछे हर समय बॉडीगार्ड्स घूमते हो, उसे खाने की क्या कमी? जब दादाजी मनन से बातें करने लगे, मनन ने अपनी नजरें ईवा पर से हटा ली। दादाजी मनन से काफी प्रभावित हुए। वो जान गए मनन बहुत टैलेंटेड बिजनेसमैन है। आपको आईटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आगे चलकर इसमें बहुत फायदा होगा, मनन ने सुझाव दिया। ईवा भी काफी इम्प्रेस हुई और मनन को देखने लगी। दरअसल नॉवेल में केशव आईटी कंपनी का बादशाह बना था और उसका सबसे बड़ा राइवल था मनन, लेकिन ईवा को ये नहीं मालूम था कि ये दोनों दुश्मन कैसे बन गए। ईवा को मनन की तरफ देखता देख सोमित को चिंता होने लगी। मनन जैसे प्लेबॉय ईवा जैसी मासूम लड़कियों को अपने रूपजाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वो अपनी बहन को इस मनन के जाल में नहीं फंसने देगा। कुछ देर बाद आनंद बोला, हमने मनन के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखी है इसी शनिवार को। हम चाहते हैं कि ईवा और सोमित भी आएं। ईवा और सोमित दोनों को ऐसी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों मना करने वाले थे कि जरूर सोमित जरूर आएगा। सरिता ने कहा। वो सोमित को छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ काम दे देती थी, जिससे सोमित को मैजिक सीखने का समय ही ना मिले। सोमित का मुंह लटक गया। वो अब सरिता की दादागिरी से परेशान हो चुका था।
ईवा जो मना करने वाली थी सोमित का उदास चेहरा देखकर हाँ कर देती है, मैं भी आ जाऊंगी। सोमित का चेहरा एकदम से खिल उठा। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, वैसे भी उसे अपनी बहन को इस मनन से बचाना होगा। वहीं ईवा पार्टी में आएगी सुनकर मनन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। एपिसोड 13 गिफ्ट। वहीं माथुर हाउस में इस समय सभी डिनर कर रहे थे। समर घर आ चुका था, क्योंकि ईवा घर में नहीं थी, वो काफी शांत था। समर को खुश रखने के लिए राघव जी ने कामना को भी यहाँ बुला लिया था। कुछ दिन वो सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, यही घर में रहने वाली थी और इस समय ईवा की जगह बैठी थी। कामना को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अंकल, मैं माँ के साथ खा लूंगी, मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इट्स ओके बेटा, इस समय तुम लतिका की बेटी नहीं, समर की दोस्त हो, आराम से बैठो, राघव जी ने कहा। कामना को थोड़ी तसल्ली हुई। राघव जी का खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं था, उनका ध्यान ईवा पर था। पता नहीं क्या कर रही होगी उनकी बच्ची, खाना भी खाया होगा या नहीं। गर्म कपड़े तो लेकर गई होगी, कहीं ठंड ना लग जाए। उन्हें ईवा की चिंता खाए जा रही थी। राधा का तो और भी बुरा हाल था, वो गुमसुम बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। कामना भी चुप रही। खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में आई, लतिका ने उससे कहा, कामना, सम्राट का बर्थडे आ रहा है, तुझे उसके लिए गिफ्ट तैयार करना है। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं उन्हें जानती कितना हूँ, कितना अजीब लगेगा उन्हें गिफ्ट देते हुए। कामना ने इनकार कर दिया। तू पागल है, अरे इसमें अजीब क्या है। जब भी मौका मिले हमें माथुर परिवार के सदस्यों को धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया, इतना सम्मान दिया, इसलिए कह रही हूँ समझाकर। कामना को भी ये बात सही लगी, लेकिन मैं क्या दे सकती हूँ उन्हें। तुम्हें तो पता है सम्राट के कपड़े हमारी महीने भर कमाई जितने महंगे हैं। तोहफे की कीमत उसके पैसों से नहीं, मन की भावना से होती है। हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन कला तो है। तुझे मैंने बुनाई कढ़ाई सब सिखाई है, तू एक काम कर, सम्राट के लिए अपने हाथ से स्कार्फ बुन ले, इससे कीमती तोहफा और क्या होगा। लतिका पहले स्वेटर बुनकर पैसे कमाती थी और ये कला उन्होंने कामना को भी सिखाई थी। ठीक है माँ, कामना ने कहा तो लतिका खुश होकर बाहर चली गई। कामना के सर पर पढ़ाई का भी जोर था, अभी उसके पास इन चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं था। कामना परेशान हो गई। आज शुक्रवार था। ब्रेक टाइम में ईवा के पास रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैसेज आया। डॉक्टर मिरेकल, हमने आपकी रिसर्च रिपोर्ट देखी, ये बहुत हेल्पफुल थी। हमारे चीफ आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप इस शनिवार मिल सकते हैं। ईवा ने मना कर दिया, क्योंकि शनिवार को मनन के घर पार्टी थी और संडे को केशव पढ़ाने आएगा। प्लीज डॉक्टर, हम आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ से फिर मैसेज आया, ओके। इस मंडे को दोपहर में। ईवा ने सोचा वो लंच टाइम में किसी बहाने कॉलेज से छुट्टी लेकर निकल जाएगी। उधर से तुरंत रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना एड्रेस और QR कोड भेज दिया। ये हमारा एड्रेस और QR कोड है, इसके बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। ईवा ने QR कोड सेव कर लिया। कुछ देर बाद गुंजन बोली, ईवा तुझे पता है तेरे बारे में कॉलेज फोरम में जितनी उल्टी सीधी बातें थी वो सब डिलीट हो गई है, क्या ये तूने किया। ईवा ने ना में सर हिलाया और कॉलेज फोरम की वेबसाइट खोली। वाकई उसके बारे में जितने कमेंट्स थे वो गायब हो गए थे। मुझे तो लगता है ये उस इंसान का काम है जो तुझे चोरी छिपे पसंद करता होगा। गुंजन ने आंखें मटकाई। अब वो ईवा से नहीं डरती थी, उसे समझ आ गया था ईवा कोल्ड दिखती है, लेकिन उसका दिल औरों से भी ज्यादा नर्म है। अगली सुबह आनंद ईवा को लेने आया। आनंद, ईवा का ध्यान रखना, मैं उसे तुम्हारे भरोसे भेज रही हूँ, दादी माँ ने कहा। आप चिंता मत कीजिए, ये एक छोटी सी पार्टी है, बस कुछ लोग आएंगे और कुछ गेम्स होंगे। ठीक है, जाओ ईवा।
ईवा आनंद के साथ चली गई। शर्मा हवेली भी उसी तरह थी जैसे माथुर हवेली। ईवा ने देखा अभी तक कोई भी नहीं आया था, एक भी मेहमान नहीं दिख रहा था, सिर्फ घर के नौकर चाकर ही थे। अभी कोई आया नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें जल्दी लेकर आया हूँ, कुछ काम था तुमसे, आनंद ने बताया। उसे फीलिंग आ रही थी जैसे वो किसी छोटी बच्ची का किडनैप करके ले जा रहा हो। अंदर हॉल में सोफे पर मनन बैठा था। उसने ईवा को देखा जो उसे लिटिल बनी लग रही थी। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मनन ने टेबल की ओर इशारा किया जहां एक गिफ्ट रखा था। ईवा समझ गई मनन उस दिन के लंच के बदले में गिफ्ट दे रहा है। उसने मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। मैं जो एक बार किसी को दे देता हूँ वो वापस नहीं लेता, मनन ने आंखें छोटी करके कहा। आनंद ने गिफ्ट उठाकर ईवा के हाथों में थमा दिया। एक बार खोल कर तो देखो। ईवा ने खोला तो वो एक रजिस्टर था, ब्लू स्टार होटल, काल्पनिक नाम का। इस रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखे जाते थे जो होटल की सीसीटीवी फुटेज देखते थे। ईवा ने देखा जिस दिन समर के साथ वो हादसा हुआ था उससे अगले दिन उसकी चाची सरिता ने रिकॉर्डिंग चेक की थी। ईवा की आंखें सर्द हो गई। उसे समझ आ गया कि रिकॉर्डिंग गायब होने में सरिता का हाथ है। ईवा ने मनन की ओर देखा, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मनन उठकर उसके पास आया। ईवा का सिर मनन के सीने तक ही आ रहा था। ईवा ने चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखा। तुम अभी बच्ची हो, बड़े कोई चीज दे तो रख लेनी चाहिए, मनन ने कहा। तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो, ईवा ने कहा। मनन को हंसी आ गई। ईवा ने देखा मनन हंसते हुए और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तुम्हारी मदद के बदले तुम कुछ भी मांग सकते हो। ईवा को किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। मनन के पास सब कुछ है, तुम उसे क्या दे सकोगी? आनंद बोला। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ईवा ने कहा। मनन ने सोचा ईवा खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन कहा नाजुक सी ईवा किचन में, अगर चाकू लग गया तो? या फिर हाथ ना जल जाए? मनन ने ये ख्याल निकाल दिया। मसाज करवाऊं? नहीं, ये इतनी नाजुक है कि मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा और इसके हाथ लाल हो जाएंगे। ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दिया। ठीक है, समय आने पर मैं तुमसे कुछ मांग लूंगा, मनन ने कहा। ईवा ने इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हाँ कह दिया। एपिसोड 14, पार्टी में सोफी की चाल। अभी पार्टी शुरू होने में बहुत समय है, जब तक तुम जाकर रेस्ट करो, मनन ने कहा। ईवा आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। वो यहाँ रेस्ट करने थोड़ी ही आई थी। आंखें देखो अपनी खरगोश की तरह लाल हो रही है। ईवा ने सिर झुका लिया। वो इन दिनों कम ही सो रही थी। एक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, फिर समर की सर्जरी की तैयारी और उसका कॉलेज। दादी माँ के बाद मनन पहला इंसान था जिसने इस बात पर ध्यान दिया था। ये सुनकर आनंद ईवा के सामने आ गया। मैं भी देखूं? ईवा घबराकर पीछे हो गई। उसे किसी का भी अपने पास आना पसंद नहीं था। मनन ने आनंद का कॉलर पकड़कर पीछे खींच लिया। कोई ताजमहल है क्या जो मैं भी देखूं? जाकर ईवा को रूम दिखाओ। आनंद ईवा को ऊपर गेस्ट रूम में छोड़ दिया और मन ही मन सोचने लगा, ये मनन ईवा को कुछ ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा। उधर सोमित आया और कार से बहुत सारे सामान उतरवा रहा था। दादी माँ आई। सोमित, तू क्या यहाँ रहने आ रहा है? नहीं दादी, ये तो ईवा के लिए सॉफ्ट टॉयज है। सोमित ने अपनी सारी पॉकेट मनी इसमें लगा दी थी। ईवा कहाँ है? वो तो सुबह ही आनंद के घर चली गई। क्या? मैं भी जा रहा हूँ। आप ये सामान ईवा के कमरे में रखवा देना, बाय। सोमित आनंद के घर की ओर दौड़ गया। उसके दिमाग में मनन का एविल चेहरा घूमने लगा। शाम को सभी मेहमान आने शुरू हो गए। सभी 25 से कम की उम्र के नौजवान ही थे। सबके मन में मनन को देखने की इच्छा थी।
इसी समय सोफी और कामना की भी एंट्री हुई। कामना का पापा भूषण और आनंद के पापा मनोज क्योंकि दोस्त थे, इसलिए सोफी को तो इनविटेशन मिला ही था, लेकिन वो अकेली नहीं आई थी, साथ में कामना को भी लाई थी। कामना ने चारों तरफ देखते हुए धीरे से सोफी का हाथ खींचा। सुनना सोफी, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। इट्स ओके कामना, तू मेरी दोस्त है, ऐसी पार्टी में सब दोस्तों के साथ आते हैं, तू बस एंजॉय कर, सोफी ने समझाया। उसकी कामना से अच्छी दोस्ती थी। मुझे बस इस बात का डर है कि मैं तुझे एम्बेरस ना कर दूं, कामना ने अपना होंठ भींचते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सुंदर है, पढ़ने में होशियार है, यहाँ के अमीरजादों की तरह नहीं, जिन्हें सिर्फ शराब पीना और खेलना आता है। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, कामना शर्मा गई। चिलकर देख, उस तरफ स्वीट है, उस तरफ स्नैक्स है, और उधर ड्रिंक, तेरा जो मन करे एंजॉय कर। तभी उनके पास एक लड़का आया। सोफी, ये खूबसूरत लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये लड़का था विनय। यहाँ सब लोग सोफी को जानते थे, लेकिन कामना को नहीं। ये मेरी दोस्त है, कामना बहुत इंटेलिजेंट है ये, सोफी ने इंट्रोडक्शन कराया। विनय ने कामना की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम विनय सिन्हा। कामना ने भी उससे हाथ मिलाया। सोफी, गलत बात, तुम्हारी इतनी सुंदर दोस्त है और तुमने मिलवाया भी नहीं। विनय ने सोफी के कंधे पर हाथ रखा। चुप कर यार, मेरा मूड बहुत खराब है, सोफी चिढ़कर बोली। तेरा मूड खराब? किसी ने कुछ किया क्या? तू उसे सबक क्यों नहीं सिखा देती? उसने मुझे ब्लैकमेल किया है, सोफी भुनभुनाई। उसे ईवा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके चक्कर में डैड ने उसे कितना डांटा। मुझे बता उसका नाम, मैं तेरी मदद करूंगा बदला लेने में। सच? सोफी की आंखें चमक उठी। उसका नाम ईवा माथुर है। ईवा माथुर? विनय बुदबुदाया। दरअसल उसका भी इस ईवा से पंगा था। जब उसने पहली बार ईवा को देखा, वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, लेकिन ईवा ने उसकी बेइज्जती कर दी। जब से वो ईवा से चिढ़ता है। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, विनय शैतानी ढंग से मुस्कुराया। ईवा को अच्छी नींद आ गई थी। उठकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और नीचे आ गई। नीचे हॉल में गेस्ट आ चुके थे। ईवा की नजरें सोमित को ढूंढ रही थी। इसी समय किसी ने उसके पैर पर पैर रख दिया। ईवा के वाइट शूज पर तुरंत जूते का निशान पड़ गया। सॉरी, गलती से हो गया, विनय ने दांत चमकाए। वो कहीं से सॉरी नहीं लग रहा था, बल्कि उसके भाव ऐसे थे जैसे कह रहा हो, मैंने जानबूझकर किया, जो करना है कर लो। वहीं सोफी कामना के साथ छिपकर तमाशा देख रही थी। सोफी को डर था, वो सामने होगी तो ईवा समझ जाएगी इसमें उसका हाथ है और उसकी वीडियो वायरल कर देगी। वहीं कामना बिना कुछ कहे तमाशा देखने में सोफी का साथ दे रही थी। ईवा ने एक पल विनय को देखा, उसकी आंखों में जरा भी गुस्सा नहीं था। फिर ईवा ने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत के साथ विनय के पैर पर दे मारा। विनय को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने तो ईवा को परेशान करने के हल्के से पैर मारा था, लेकिन ईवा ने जरा भी दया नहीं दिखाई थी। विनय को इतनी तेज दर्द हुआ कि वो चिल्ला उठा, आ आ। उसकी चीख सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। ईवा ने टेबल पर रखी वाइन की बोतल अपने हाथ में पकड़ ली। उसी समय सोमित वहां आ गया। ईवा, तुम ठीक हो? ईवा ने हाँ में सर हिलाया। सोमित विनय की तरफ मुड़ा। विनय, ये क्या बदतमीजी है? क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहा है? मैं तो सिर्फ हेलो बोलने आया था, मुझे क्या पता था ये पागल है। देखा कितनी तेज मारा मुझे, मेरे जूते में भी गड्ढा हो गया। विनय ने अपना पैर आगे किया। सोमित ईवा की तरफ मुड़ा, जिसने अभी भी बोतल पकड़ रखी थी और विनय को सतर्क नजरों से देख रही थी। ईवा, तुमने ये बोतल क्यों पकड़ रखी है? लड़ने के लिए, ईवा ने कहा। सोमित ने ईवा के हाथ से बोतल ले ली। ईवा, इसे मुझे दे दो, मैं आ गया है, कुछ नहीं होगा। एपिसोड 15। केशव वॉज शॉक्ड।
सोमित ने ईवा के हाथ से बोतल ले ली। ईवा, इसे मुझे दे दो, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले इसने मुझे मारा, ईवा ने कहा। सोमित ने गुस्से में विनय को घूरा, तू मर्द भी है या नहीं? एक लड़की को बुली करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पहले तूने ईवा को मारा था, तू इतना भारी है, मेरी बहन को कितना दर्द हुआ होगा। विनय थोड़ा भारी शरीर का लड़का था। सोमित की डांट सुनकर विनय बिदक गया। वजन पर मत जा, तेरी बहन देखने में हल्की लगती है लेकिन मेरा पैर तोड़ दिया इसने, और यहाँ सबको पता है इसी ने अपने भाई को भी धक्का दिया था, तो फिर मैं क्या चीज हूँ? ये सुनकर सब लोग ईवा को क्रिमिनल की तरह देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की दिल की इतनी काली है। क्या बकवास कर रहा है? समर खुद गिरा था। सोमित आग बबूला हो गया। तो जाकर समर से पूछ ले, वो खुद अपनी बहन से नफरत करता है। मैं क्यों समर से पूछूं? जिसे चोट लगी है जरूरी नहीं वो इंसान हमेशा सच ही बोले। विनय की बोलती बंद हो गई। फिर वो खिसियाकर बोला, तुझे नहीं मानना तो मत मान, जिस दिन तेरी ये पागल बहन तुझे लंगड़ा लूला कर देगी तो मेरे पास मत आना रोते हुए। सोमित को इतना गुस्सा आया कि उसने विनय के पंच मार दिया। एक शब्द और बोला ना मेरी बहन के खिलाफ तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। विनय के होंठ पर कट लग गया और खून निकलने लगा। उसने लाल आंखों से ऊपर देखा और अपना हाथ घुमाया। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? आनंद ने विनय को नाराजगी से देखा। विनय ने अपना हाथ नीचे कर लिया और सोमित ईवा को उंगली दिखाकर कहा, मैं नहीं, तमाशा ये लोग कर रहे हैं। मैं बताता हूँ सच क्या है। इस विनय ने पहले ईवा को परेशान किया, फिर उसे उल्टा सीधा बोला, इसलिए इसे ईवा से माफी मांगनी होगी। सोमित ने कहा। मैं क्यों माफी मांगू? विनय किटकिटाते हुए बोला। एक तो उसका पैर दुख रहा था और उसका मुंह भी। चुपचाप माफी मांग लो, नहीं तो मिस्टर ओब्रोय का गुस्सा अगर तुम पर फूटा तो तुम माफी मांगने के लायक भी नहीं बचोगे। आनंद ने धमकी भरे लहजे में कहा। मिस्टर ओब्रोय सुनकर विनय डर गया। उसके डैड ने कहा था कि मिस्टर ओब्रोय बहुत खतरनाक है, उससे पंगा मत लेना, इसलिए ना चाहते हुए भी विनय को ईवा से माफी मांगनी पड़ी। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो चला गया और जाते जाते कोने में छिपी सोफी को घूरना नहीं भूला। ये ईवा फिर बच निकली। सोफी पैर पटकती रह गई। फिर वो कामना को लेकर आनंद के पास गई। आनंद, मिस्टर ओब्रोय कब आएंगे? किसने कहा ये पार्टी उनके लिए है? आनंद ने कहा। उसे सिर्फ पार्टी में सबको बुलाकर पार्टी की फोटोज खींचकर मनन के दादाजी को भेजने थे, जिससे उन्हें लगे कि हाँ, वो मनन को लड़कियों से मिलवा रहा है। बाकी अब मनन को किसी में इंटरेस्ट आए या नहीं वो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वैसे भी मनन अपनी मर्जी का मालिक है, उसके बुलाने से कभी नहीं आएगा। सोफी का चेहरा लटक गया। उसके डैड ने कहा था मिस्टर ओब्रोय से मिलने को, लेकिन शायद वो नहीं आने वाले। आनंद, ये मेरी फ्रेंड है कामना। सोफी ने कामना को इंट्रोड्यूस करवाया। कामना यहाँ बिल्कुल अलग नहीं लग रही थी, उसका लहजा किसी अमीर घर की लड़की के जैसा ही था। विनय के विपरीत आनंद को कामना में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मुझे कुछ कम है। आनंद के जाने के बाद कामना ने उत्सुकता से पूछा, ये मिस्टर ओब्रोय कौन है? बहुत पावरफुल है क्या? तू ये समझ ले, मिस्टर ओब्रोय प्रिंस है, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि मेरे डैड उनसे मिलने गए तो पसीना पसीना हो गए, उन्हें एक शब्द कहने का मौका भी नहीं मिला। अच्छा? कामना बहुत हैरान रह गई। ये मिस्टर ओब्रोय बहुत खतरनाक बंदा लगता है। पार्टी के बाद सोमित ने ईवा को घर छोड़ दिया। अगले संडे केशव ट्यूशन के लिए आया। दादी माँ ने केशव को अपने पास बुलाया। बेटा, ईवा को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो थके ना। तुम चाहो तो उसके साथ खेल सकते हो, जिससे वो खुश रहे। केशव ने हाँ कह दिया। आज वो दोनों गार्डन में थे। टेबल पर चाय और स्नैक्स रखे थे।
केशव के इम्प्रेशन में ईवा बहुत शांत रहने वाली लड़की थी और शायद उससे थोड़ा डरती भी थी, जबकि उसे नहीं पता था कि वो उससे क्यों डरती है। ईवा, चलो कोई गेम खेलते हैं। ईवा ने ना कर दिया। जो तुम्हें पसंद हो वहीं खेल लेंगे, तुम्हारी दादी ने कहा है। केशव ने नर्म आवाज में कहा और ईवा के सामने अपना लैपटॉप कर दिया जिसमें बहुत सारे गेम्स डाउनलोड थे। ईवा ने मॉन्स्टर फाइट सेलेक्ट कर लिया। ये बहुत खतरनाक है, कुछ और सेलेक्ट करते हैं। केशव को लगा ईवा जितनी नाजुक और डरपोक है, ये गेम शुरू होने से पहले ही रोने लगेगी। इस गेम में बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें हमें बंदूक से मारना होता है। मुझे यही गेम खेलना है, ईवा ने कहा। केशव ने हार मानकर गेम डाउनलोड कर लिया और ईवा को समझाने लगा, इसमें बहुत सारी गन है जैसे। केशव बोलते बोलते चुप हो गया क्योंकि ईवा ने गन लेकर मॉन्स्टर को मारना भी शुरू कर दिया था। 10 मिनट बाद गेम फिनिश भी हो गया और वो फर्स्ट थी। तुमने ये गेम पहले खेला है? नहीं। केशव हैरान था। पहले उसने सुना था ईवा बहुत घमंडी और जिद्दी है। जब वो उससे मिला तो उसे समझ आया ईवा मासूम और भोली भाली लड़की है, साथ ही डरपोक भी। लेकिन आज उसे लगा ईवा के अंदर बहुत सारे टैलेंट भी है। आखिर कितने और सरप्राइज देने वाली हो तुम? केशव ने मन ही मन कहा। उसके बाद ईवा फिर पढ़ाई करने लगी। ईवा क्वेश्चन सोल्व कर रही थी। केशव खाली ही बैठा था कि उसने डॉक्टर रावत को मैसेज किया। डॉक्टर रावत उसकी मां का इलाज कर रहे थे। केशव की मां की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी मां कैसी है अब? मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगा। सिर्फ पैसों की बात नहीं है केशव, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें HM मेडिकल इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करना होगा। मैंने कोशिश की लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा ही होता है, उनके पास रोज हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, वो हर किसी को ट्रीटमेंट नहीं देते। आप मुझे HR इंस्टीट्यूट का एड्रेस भेज दीजिए, मैं खुद वहां जाऊंगा। एड्रेस तो मैं दे दूंगा लेकिन अंदर हर कोई अलाउड नहीं है। मैं हर कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ एड्रेस। उसी समय ईवा को HR इंस्टीट्यूट का मैसेज आया। मिरेकल, आपको याद है ना, कल हमें मिलना है। आई विल बी देयर ऑन टाइम। मैं आपको रिसीव करने गेट पर आ जाऊंगा। ओके। जो HR इंस्टीट्यूट की तरफ से बात कर रहा था वो था तन्मय। उनके पीछे खड़े प्रोफेसर रनावत ने पूछा, वो आ रहा है ना? जी प्रोफेसर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सुबह एक बार फिर उनसे कांटेक्ट कर लेना। प्रोफेसर ईवा की रिपोर्ट्स देखकर ही उसके फैन हो चुके थे और वो नहीं चाहते थे इतना बड़ा टैलेंट उनके हाथ से निकल जाए।